नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन पार्ट 1 और 2 के बाद इसके तीसरे चरण में भी स्वराज एक्सप्रेस का ग्राउंड रिपोर्ट देखने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, पिछले 40 दिनों से स्वराज एक्सप्रेस अपने रिपोर्टर्स के नेटवर्क के दम पर आपको हर जिले और तहसील की जमीनी हकीकत से रूबरू कराता रहा है। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच स्वराज एक्सप्रेस की कोशिश है कि वो आपको प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के बारे में बता सके। लॉकडाउन में आम लोगों की किस तरह की समस्याएं उन्हें हो रही हैं और प्रशासन की क्वारंटाइन सेंटर में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संकट की घड़ी में लोगों को जरूरत का सामान क्या मिल पा रहा है या नहीं, ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब इस कार्यक्रम के जरिए हम तलाशने की कोशिश करते हैं। आज हम ले चलेंगे आपको रायसेन, जहां पर कोरोना के 59 मरीज सामने आ चुके हैं। साथ ही बात करेंगे पन्ना की, जहां पर स्थिति काबू में है और सिर्फ एक व्यक्ति ही इस वायरस की चपेट में आया। इसके साथ ही जानेंगे दमोह का हाल, जहां पर कोरोना को कोई भी यहां पर जो मरीज है वो अभी तक मौजूद नहीं है, कोई मिला नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे बटियागढ़, हटा, अमानगंज, पवई और सेमरिया के संवाददाता भी। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ होंगे इंदौर से विकास सिंह सोलंकी और भोपाल से निर्मल सिंह बैस। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बड़े खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं, भोपाल में भी कल की अगर देखें तो यहाँ पर कल 11 नए मामले आए हैं और 43 के तकरीबन इंदौर में। इंदौर के तो अपेक्षित था, लेकिन भोपाल में लग रहा था कि लाख हो जाएगा, कम हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो बढ़ने की संख्या आ गई। वो पुराने भोपाल से ज्यादा लोग हैं और फिलहाल आज देखना है, आज भी काफी सैंपल गए हैं, लेकिन जो सैंपल का रेशियो जो है उसके अनुसार काफी कमी आई है भोपाल में। लेकिन इंदौर में फिलहाल अभी तो मुझे लगता है कि स्थिति फिलहाल 1 हफ्ते तक यही रहेगी। हाँ, सुखद खबर ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। तो जैसे अब यहाँ का ही मान ले तो अगर जितने डिस्चार्ज हुए हैं उनको माइनस कर दे तो 2000 के लगभग ही 2100-2200 के लगभग ही पेशेंट है जो एक्टिव पेशेंट है। तो ये स्पीड और बढ़ेगी धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का जो एरिया है वो 3 महत्वपूर्ण लॉकडाउन है जिले, जो उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है। इसके अलावा ग्वालियर में कम पेशेंट है, फिर भी लॉकडाउन किया गया। जबलपुर में कम है, लॉकडाउन किया गया। मड़वानी को लॉकडाउन किया गया। इन जगहों पे जो सरकार ने आज एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि शराब ठेकेदार इस दौरान लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि हम शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। ठीक है। उनका ये कहना है कि जो लाइसेंस फीस है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी को राहत मिल रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने, चूंकि राजस्व भी चाहिए सरकार को, तो उन्होंने आज होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे दूसरे भी तरीके हैं, तुरंत खोले, नहीं तो लाइसेंस निरस्त करके हम दूसरों को देंगे। 2 तरह की बातें हो सकती है यहाँ पे। एक तो लॉकडाउन के दौरान जो शराब ब्लैक में मिली है तो उनका स्टॉक जब लॉक हुआ होगा तो स्टॉक चेक करके हुआ होगा। स्टॉक या तो कम है, बिल्कुल, उसको छिपाने के लिए हो रहा है, या फिर इस बीच में लगातार हाई कोर्ट भी गए हैं वो, लेकिन हाई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अब 19 मई को सुनवाई होगी, लेकिन उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन अभी स्वीकार खारिज कर दी। तो अब देखने में ये है कि अब ऐसी स्थिति में क्या होता है। शराब की दुकानें खुलेंगे तो जिस तरह अलग अलग दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग सब एक तरफ धरे रह गए, अभी रह गए हैं, क्योंकि जो तरह से दुकानों पे भीड़ लग रही है, लोग सुबह से राशन लेने के लिए शायद इतनी दुकान पर ना पहुंचे इतनी जल्दी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से लाइन लग रही है, धूप में भी खड़े हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कैसे भी करके। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से निर्मल सिंह बैस और इंदौर से विकास सिंह सोलंकी। सबसे पहले विकास, जिस तरीके से इंदौर में जो सैंपल गए थे, 43 सैंपल के करीब जो पॉजिटिव आए हैं, क्या कुछ अपडेट है? आज कितने सैंपल गए हैं? जी, जिस तरह कल जो सैंपल लिए गए थे उसके अंदर 443 सैंपलों के अंदर 43 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि इंदौर के अंदर पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है कमी जरूर आ रही है, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार आ रही। राहत भरी खबर यह है कि लगातार जो मरीज है, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, वे लगातार डिस्चार्ज होकर घर वापसी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कल 106 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्हें इंदौर के 3 अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया था। वहीं आज 26 वो इंडेक्स
मेडिकल कॉलेज के अंदर से 51 से 50 मरीजों को जो है डिस्चार्ज किया जाएगा। तो राहत भरी खबर है, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज है जो 14 या 20 दिनों से अस्पतालों में भर्ती है, वो लगातार राहत ठीक हो रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। अगर इस सप्ताह से अगर बात की जाए तो ऐसा ही अगर आंकड़ा रहता तो इस सप्ताह के बाद जो इंदौर है ऑरेंज जोन की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो मरीज है वो लगातार घर वापसी कर रहे हैं, कोरोना से युद्ध जीत रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार इंदौर के अंदर सख्ती से लॉकडाउन जो है वो कर लिया जा रहा है। रोजाना जो देखा जा रहा था कि जो लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन आज इंदौर पुलिस फिर वापस सख्त हुई है और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे उन्हें पनिश करते हुए उन्हें सजा दी गई है, जिसके बाद इंदौर के अंदर सख्ती से लॉकडाउन जो है कर रहा है। और आला अधिकारी भी क्या सजा दी गई है विकास, सजा क्या दी गई जी? आपने कहा ना जो लॉकडाउन तोड़ रहे थे उनको सख्ती की गई, उनके साथ उनको सजा दी गई, तो उनको क्या सजा दी गई? ये निश्चित रूप से जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के जवान जो है ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें उनके साथ ड्यूटी पर रख लेते हैं, 4 से 5 घंटे उनसे ड्यूटी करवाई जाती है या उन्हें किसी तरह से पनिश किया जाता है, उनसे डिप्स लगवाए जाते हैं, उनसे उठक बैठक लगवाई जाती है। और खासकर जो लोग ज्यादा ही नहीं मान रहे हैं उन्हें दिन भर जो है भरी गर्मी में पुलिस के जवानों के साथ, तरह लॉकडाउन में पुलिस के जवान चौराहों पर खड़े हैं, ऐसे में उन्हें खड़ा रखकर 4-5 घंटे रखा जाता है और तो दूसरे से उनसे अपील करवाई जाती है कि वो घरों से बाहर नहीं निकले। उसका फायदा भी लगातार मिल रहा है। इंदौर आईजी लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार सर्चिंग कर रही थी। लगभग पूरा इंदौर जो है, आज इंदौर जो पीएसओ प्रवीण जड़िया ने कहा कि पूरे इंदौर के अंदर एक बार की सर्चिंग हो जाएगी। पूरी सर्चिंग जो इंदौर के अंदर 28 लाख जो लोग हैं उनकी सर्चिंग की गई है। वहीं दूसरे चरण के अंदर भी लगातार जो टीम है वो वापस से इन क्षेत्रों में जाएगी और घरों में जाकर वापस से जो जांच की जा रही थी, इस तरह से सर्चिंग की जा रही थी, वह सर्चिंग की जाएगी। तो लगातार जो कोरोना मरीज है उनमें पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन इंदौर के अंदर कहीं ना कहीं जो अन्य क्षेत्र है, जो संक्रमण के क्षेत्र थे, उनमें लगातार कमी आ रही है। वही विकास, आप ये बताएं आज कितने सैंपल भेजे गए हैं और कल जैसा कि आपने बताया कि 42 निकले हैं, 500 के लगभग 400 कुछ सैंपल भेजे थे, आज कितने सैंपल लिए गए हैं? तो निश्चित रूप से जितना आंकड़ा है 400 से 500 के बीच में सैंपलों की संख्या है जिनकी जांच की जाना है और उनकी रिपोर्ट आज रात को देर रात तक जो बुलेटिन जारी किया जाता है उसके अंदर बुलेटिन आता है। मैं आपको बता दूं कि जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, लगभग इंदौर से 1400 से ज्यादा जो क्वारंटाइन में थे उन मरीजों की छुट्टी अभी तक हो चुकी है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर क्वारंटाइन में जो बड़ी तादाद के अंदर मरीज भर्ती थे, जो कोरोना के संदिग्ध मरीज थे, 1400 से ज्यादा क्वारंटाइन मरीजों की भी छुट्टी हो रही। यही कारण है कि इंदौर की राहत भरी वो लगातार कह सकते हैं कि इस सप्ताह में अगर इसी तरह का आंकड़ा चलता रहा तो इंदौर रेड जोन से निकलकर जो है ग्रीन जोन की तरफ आ सकता है। वही जो प्लाज्मा थेरेपी से 4 मरीजों के अंदर इलाज किया जा रहा था उसकी भी गुणवत्ता देखी जा रही है। जो 4 मरीज थे, जो एक आइडिया की अधिकारी, उसके बाद जो 3 मरीज जिन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ थी और उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था, तो लगातार प्लाज्मा थेरेपी का असर दिखा जा रहा है। वो खुद अब सांस ले पा रहे हैं, उन्हें किसी तरह का ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी के अंदर भी जो इलाज है वो सफल होता हुआ इंदौर के अरविंदो अस्पताल में दिख रहा है। तो कितने प्लाज्मा थेरेपी हो चुकी वहाँ? 4 मरीजों पे अभी तक प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया है और चारों की गंभीर हालत थी, लेकिन उनकी हालत में लगातार सुधार आ रहा है। जो अरविंदो हॉस्पिटल के जो प्रबंध है उनसे आज हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि चारों मरीज जो है जिन्हें शुरुआत में काफी गंभीर थे और ऑक्सीजन की काफी कमी थी, उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा था, 17 से 18 लीटर ऑक्सीजन दिया जा रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे कि वो खुद अपना श्वास ले पा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन अलग से नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से भोपाल में 340 हॉटस्पॉट एरिया थे अब 160 कर दिए गए हैं, तो क्या वहां पर भी कुछ एरिया कम किए गए हैं जो कैंटोनमेंट किए गए थे? इंदौर के अंदर अभी जो हॉट स्पॉट एरिया है उनमें किसी तरह की कमी नहीं है। हालांकि जो संक्रमित क्षेत्र थे, जो संक्रमित क्षेत्र है उनमें कुछ कमी आ रही है, क्योंकि जो नए जो क्षेत्र निकलकर सामने आ रहे थे, अब जो लगातार नए क्षेत्र नहीं आ रहे, जो पुराने क्षेत्र थे या जो पुराने संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनके ही जो टच में आए लोग थे उनमें ही कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। किसी तरह से जो दूसरे जो क्षेत्र है, कंटेनमेंट एरिया हो या हॉट स्पॉट हो, और वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। जी चलिए, और चलिए विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल जी हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से कल 11 नए मरीज आए जिसमें से 9 ऐशबाग क्षेत्र जो पहले से हॉट स्पॉट है, क्या हुआ अचानक हॉट स्पॉट एरिया होते हुए भी यहाँ से 9 मरीज और निकल आए?
देखिए, जहांगीराबाद इलाके की तो हम बात करेंगे, लेकिन इस समय एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चिरायु अस्पताल, जो कि कोविड का सबसे बड़ा और अच्छा सेंटर भोपाल का माना जा रहा है, उसमें 3 मरीजों की मौत की सूचना है, मौत की खबर है। और ये बता दूं मैं, ये बात बहुत अलग है कि ये मरीज थोड़े उम्रदराज थे, दूसरी बीमारियों भी इनको थी, लेकिन मौत का जो शब्द है वो कोविड-19 के साथ 3 मौतों का जो शब्द है वो चिरायु अस्पताल के साथ जुड़ गया है। 95 साल के चंपालाल जो हैं उनकी मौत हुई है। ये बात बिल्कुल अलग है कि 1 घंटे पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मौत हो गई। 65 साल के नईम खान जो है अस्पताल में भर्ती होने के 12 घंटे बाद उनकी मौत हुई है। जो नईम खान हैं उनको ब्लड कैंसर था। इसके अलावा डॉक्टर अंसारी 82 साल के, उनकी भी मौत हो गई है। वो भी ये अलग है कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार थे। तो ये सबको कोरोना पॉजिटिव था। जी बिल्कुल, ये सारे कोरोना पॉजिटिव थे और कोरोना के इलाज के लिए ही चिरायु अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। तो ये एक थोड़ी सी जो है भय वाली बात है। हालांकि ये बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी केस हिस्ट्री देखें तो सभी गंभीर बीमारियों के शिकार थे पहले से और उम्रदराज भी थे। और अच्छी बात यह है कि आज 28 मरीज जो हैं चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, जिसमें एक 6 माह की बच्ची और 2 साल का बच्चा भी शामिल है। अब जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब बात की जाए ताजा हालात, तो निर्मल अभी बहुत सारी बातें आपसे और करेंगे। प्रशांत चौरसिया दमोह से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं पूरे प्रदेश की खबरों को। प्रशांत, अच्छी खबर है, दमोह से कोई भी पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दमोह की बाकी स्थिति क्या है? कितने सैंपल लिए गए हैं? क्या कुछ संदिग्ध भी है? क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, नहीं बने हैं? प्रशासन की क्या व्यवस्था है? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में 55 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर बाहर से आने वाले कम से कम 33,000 जो मजदूर जो बाहर से आए हैं, अब दमोह में रहने वाले जो बाहर से वो वापस आए हैं, उनको क्वारंटाइन किया गया है। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है और अभी लगभग 5,600 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और जिसके बाद से जो स्वस्थ हो जाते हैं उन्हें छुट्टी दे दी जाती है और उन्हें घर पर ही देख रेख उनकी की जा रही है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और चारों तरफ अपनी सीमाएं जो है, आपकी थोड़ी आवाज धीमी आ रही है। चारों तरफ की जो सीमाएं हैं सर, वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं कि बाहर से जो भी कोरोना जो मरीज हैं वो किसी भी तरीके से अंदर ना आ सकें, जिसको लेकर पूरी तरह से सीमाएं सील हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और देख रेख कर रहा है सर। ये 4,000 जो क्वारंटाइन किए गए हैं, क्या बाहर से आए हैं? कौन लोग हैं? क्या संदिग्ध थे ये? सर, ये जो आए हुए हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है, ये बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ जो बाहर काम करते थे वो हैं। ये सभी मिलाकर जो बाहर से आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। तो इसमें सैंपल कितने लिए गए हैं अब तक? सर, अभी तक दमोह जिले से 191 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से करीब 159 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी अभी करीब 42 सैंपल नहीं, 32 सैंपल बाकी है। 31 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप जहां खड़े हुए हैं वही क्षेत्र इतना ज्यादा, क्योंकि वहां पर सख्ती भी काफी दिख रही है, पूरी तरह से लॉकडाउन के राजधानी हॉटस्पॉट होते हुए भी यहाँ पर और रेड जोन में है, तब भी इतनी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर है, ट्रैफिक है, लेकिन वहां पर नहीं दिख रहा है इतना। दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद हैं। क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? ढील दी गई है थोड़ी बहुत? आवाज आ रही प्रशांत? जी सर। जी, आपकी तरफ लॉकडाउन का स्टेटस क्या है? जिस तरीके से वहां पर सख्ती अभी भी ज्यादा की गई है, कुछ रियायत दी गई है इन कुछ दिनों में? किराने की दुकानें खुल गई हैं, क्या है? जी, मैं आपको बता दूं सर, किराने की दुकानें, दूध की दुकानें जो हैं और भी कृषि उपकरण की जो दुकानें हैं उनको खोल के रखा गया है और ये सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के लिए यह परमिशन की जाती है उसको खोलने के लिए। बाकी 12 बजे के बाद फिर पूरा लॉकडाउन रहता है, सिर्फ 4 घंटे ही जहाँ पर लोग निकलते हैं अपनी जरूरत का सामान लेने, और वही शासन ने उसके बाद के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था भी करके रखी है। ठीक है, वहाँ दुकानें चिन्हित की गई हैं, उनको होम डिलीवरी के लिए चिन्हित किया गया है, वो जाके घर पर अपना सामान पहुँचा। ठीक है, प्रशांत, वहाँ पर अनाज मंडी भी है, खरीदी केंद्रों पर किसान पहुँच रहे हैं अपना अनाज लेकर? जी बिल्कुल,
जहाँ पर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, 82 खरीदी केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं सर, और वहाँ पर जो किसान पहुँच रहे हैं उनके लिए भी पूर्ण व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाता है। मैसेज के थ्रू उनके बताया जाता है कि आपको किस डेट पर कितने समय वहाँ पर पहुँचना है, जिससे वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना रहे। कुछ तकनीकी कारणों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। निर्मल, आप कुछ नई खबरें ला रहे थे और कुछ ऐसी भी खबरें जो जैसा कि मंत्रालय में बैठक हुई है, नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं, पहले तबलकी जो है उनसे परेशानी हो रही थी, अब जिनको तलब लग रही है उनसे परेशानी हो गई है। जी 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 बिल्कुल, उस बात पे भी आता हूँ, लेकिन पहले जिक्र कर लेता हूँ कोरोना के मरीजों का। तो आज 28 पॉजिटिव नए मरीज आए हैं, और जैसे हमारे साथी अभी जिक्र कर रहे थे दीपक, तो जहांगीराबाद इलाके में अकेले इन 28 में से 16 मरीज जहांगीराबाद इलाके में निकले हैं। तो बहुत बड़ा हॉट स्पॉट इस समय जहांगीराबाद बना हुआ है। और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का जो इंटरनल वहां पर उल्लंघन किया जा रहा है, 6 फीट का जो है एक फासला तय किया गया है डिस्टेंसिंग के लिए, और वहाँ 4 फीट की गलियां हैं। ये सब कारण भी वहाँ जो है संक्रमण का बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, और नगर निगम इसको लगातार सैनिटाइज कर रहा है। बहरहाल इसके अलावा अगर बात करें तो गांधी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं, और एक जमाती भी शामिल हैं। साथ ही मंगलवारा भी जो पुराने शहर का इलाका है, वहाँ 9 मरीज अभी निकलकर सामने आए, इन 28 में वो भी शामिल हैं। जी जी, यहाँ आज कितने सैंपल लिए गए हैं, कितने सैंपल की आनी है रिपोर्ट, कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, ये करीब 700 के आसपास सैंपल लिए गए थे, उनकी ये जानकारी है। और अगर पूरे प्रदेश के सिनेरियो को देखें तो 24 जो संक्रमित जिले हैं उनमें 3073 यानी कि 3073 पॉजिटिव मरीज अब तक मिले हैं। इसमें से 166 मौतें हो चुकी हैं और डिस्चार्ज 1021 हो चुके हैं, यानी कि 3000 के आसपास जो है पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 1000 से अधिक जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये एक रेशो चल रहा है पॉजिटिव होने और डिस्चार्ज होने वालों के बीच में। और जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि खुलने और बंद होने का जो मामला है, तो वो भी बड़ा पेचीदा और फंस गया और अटक सा गया है। पहले तलब लगी पहले जमाती जो थे उससे परेशानी, अब जिनको तलब लग रही उसके बाद से परेशानी है। जी जी जी, तलब वाले भी खासे परेशान हैं, और इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी। किसी ने ऐसा, खासकर जिनको तलब लग रही है, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ठेकेदार जो है, शराब ठेकेदार ही शराब बांटने से इनकार कर देंगे। तो एक तरह से उल्टी गंगा यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है, और तलब वाले बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और वहीं शराब के जो ठेकेदार हैं और शराब कंपनियों के मालिक हैं, वो भी अड़के बैठ गए हैं। उनका ये कहना है साफ साफ कि जो कोरोना का काल है, इस दौरान उनको खासा नुकसान हुआ है पिछले 2 महीने में, लिहाजा जो लाइसेंस फीस है उसमें जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तब तक उन्हें छूट दी जाए, और इसके अलावा जो है जो समय है वो भी बढ़ाया जाए। तो इस वजह से ये मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हालांकि वहां स्टे देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह का समय जवाब के लिए मांगा है। बहरहाल जो शराब व्यवसायी हैं वो अभी पूरी तरह से लॉकडाउन पर अड़े हुए हैं, अपने शराब दुकानें के लॉकडाउन पर अड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ी, कहना चाहिए, प्रदेश के खास करके जो ग्रीन जोन के जिले हैं वहाँ के लोग खासा इंतजार कर रहे थे, बल्कि जो रेड जोन के लोग हैं उनकी नज़र भी ग्रीन जोन की दुकानों पर है कि किसी तरह से वहाँ से उनकी व्यवस्था हो जाए। बहरहाल ये पूरी की पूरी जो मामला है, पूरा वाकया है, वो कहीं ना कहीं खटाई में फिलहाल पड़ा हुआ है। जी, होम मिनिस्टर ने भी कुछ कहा, खैर आपके पास आते हैं, राजेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं बटियागढ़ से, जो दमोह का तहसील है, दमोह का काफी बड़ा बटियागढ़ क्षेत्र है। राजेंद्र, वहां पर कोई संदिग्ध है ऐसा? कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कितने लोग बाहर से आए, सैंपलिंग का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बटियागढ़ में अभी तक 3648 लोगों की स्कैनिंग की गई है, जिसमें से लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों को रखा गया है, जिसमें से 12 सैंपल लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे, जिसकी 7 की रिपोर्ट आ चुकी है, बाकी 5 की आना भी बाकी है। ठीक है, वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है? जी, अभी तक जितनी भी रिपोर्टें आई हैं नेगेटिव आई हैं, और ये क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अभी तक नेगेटिव रिपोर्ट आने से सभी लोगों को। ये किन लोगों के सैंपल लिए गए हैं? संदिग्ध किस तरह से उनको संदिग्ध माना? जी, मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग मजदूर के लिए खोराई और भोपाल में रहते थे, जो मजदूरी के कार्य करके लॉकडाउन के बीच ही लौट कर आए थे, उनके सैंपल लिए गए थे। लाख तोड़ करके आए थे। खैर भोपाल से गए। बाकी बटियागढ़ में क्या स्थिति है?
सामान्य जनजीवन, लोगों को सब्जी भाजी, किराना का सामान, दूध, ये सब मिल पा रहा है सहजता से? जी मैं बताना चाहूंगा, होम डिलीवरी द्वारा किराना द्वारा व्यापारियों द्वारा होम डिलीवरी भी की जा रही है। लोगों को सुबह से 8 बजे तक 12 बजे तक मार्केट खुलता है, तो सभी लोगों के लिए चीजें उपलब्ध हो रही हैं। और दूध की सप्लाई किस प्रकार से हो रही है राजेंद्र वहाँ? जी दूध वगैरह सप्लाई कैसे हो रही? जी राजेंद्र, दूध की सप्लाई, दूध की सप्लाई के लिए लोगों के लिए दुकान पर भी उपलब्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों से लिए लोग गांव तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो दूध वगैरह पहुंचा। चलिए, शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी निर्मल, और कुछ नई जानकारी? जी, ये जो अभी तलब वाली बात हो रही थी उसमें होम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, सख्त हिदायत दी है? जी हाँ, वो सरकार का पक्ष यहाँ पर छूट रहा था। दरअसल इस मामले में होम मिनिस्टर जो है नरोत्तम मिश्रा थोड़े से सख्त नजर आ रहे हैं। उनका ही कहना है कि शराब व्यवसायियों की जो भी परेशानियां उनसे वो आकर बातचीत कर सकते हैं, सरकार से बातचीत कर सकते हैं और उनको हल किया जा सकता है। सरकार देखिए इस मामले में कोर्ट में केवियट दायर कर चुकी है। साथ ही उनका गृह मंत्री का यह भी कहना है कि इसके शराब की दुकान खोलने के अन्य कई भी रास्ते हैं। तो उन्होंने इशारा कर दिया है कि अगर जो है शराब ठेकेदारों ने सरकार दुकान ना खोली तो सरकार खुद भी जो है शराब की दुकानें खोल सकती है। हालांकि ये बात बिल्कुल अलग है कि ये मामला अगर वाद विवाद में आएगा तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आएगी और शायद उससे वो बचने का रास्ता तलाशे और बातचीत से ही इसका हल करने की कोशिश करे। साथ ही अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज उन्होंने संबल योजना की जो है रीलॉन्चिंग कर दी है। ये वही योजना है जिसका जो है कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने एक तरह से इसे बंद कर दिया गया था। आपको ध्यान होगा कि जो श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया थे उन्होंने बड़े घोटाले का आरोप लगाया था, करोड़ों लाखों की संख्या में बोले इसमें जो है अपात्रों की उन्होंने बात कही थी। बहरहाल आज जो है 41 करोड़ रुपए जो है मुख्यमंत्री ने गरीबों के खाते में इसको रिलॉन्च करते हुए डाल दिए हैं और इसके तहत सामान्य और दुर्घटना मृत्यु के 1800 मामलों में 2 लाख से लेकर 4 लाख मुआवजा देने का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये कैसे दुर्घटना मामले में? अभी लॉकडाउन के दौरान कि कोई पुराना? नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है इस योजना को गरीबों का खासा कल्याण करने वाला, कल्याणकारी उनके लिए बताते हैं और मानते हैं और उसी हिसाब से वो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये आज रीलॉन्च हो गई है, इससे गरीबों को सरकार के दावे के मुताबिक खासा फायदा होगा। जी चलिए, निश्चित रूप से फायदा होगा और जहां तक है ये मामला अभी पेच फंसेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। और जिस शराब वाले में जैसे इन्होंने जो रेट निर्धारित, इसमें जो MRP रहती है उस आधार पे तो बेचते नहीं है, तो ये जो वसूली है, जो लाइसेंस फीस की है, इसको निश्चित तौर पे शराब जैसे दिल्ली में कर दिया गया कि कोरोना के नाम पे 70% अतिरिक्त महंगी कर दी गई है, मतलब 2 गुनी के लगभग महंगी हो जाएगी। तो वही स्थिति अब ये जो शराब अगर इनका नेक्सस बन गया तो ये लोग भी इसी तरह से इसको निश्चित तौर पे महंगे बेचेंगे। जो खुले आदत पड़ गई। अभी जो ब्लैक में जो जगह जगह शिकायतें आ रही थी कि ब्लैक में जो मिल रही है वो 1000 की जगह 3000 रुपए ले रहे हैं। वो अभी कोई ग्रीन जोन में खुल भी गई है तो बोल रहे 60 का पौवा 80 में दे रहे हैं। पौवा की बात नहीं है, लेकिन आकिब हमसे बार बार जुड़ रहे हैं और कट जा रहे हैं। हाँ आकिब जुड़ गए हटा से। आकिब, वहां पर क्या स्थिति है? कितने लोगों के संक्रमित रिपोर्ट भेजी गई है या फिर संक्रमित निकले हैं, नहीं निकले हैं? कितने लोगों का जो स्क्रीनिंग की गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हटा में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी तक 14 सैंपल लिए जा चुके हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह सैंपल हटा सिविल अस्पताल से जांच के लिए सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजे जाते हैं, जहां से इनकी जांच रिपोर्ट 2 दिन में आती है। हटा में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, उसके बाद उनके घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा हटा के जो छात्रावास हैं वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं जिनमें अभी तक 253 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है और हटा में जो है 210 लोगों को छात्रावास में क्वारंटाइन किया है और करीबन 220 लोगों को
होम क्वारंटाइन किया है। हटा में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, करीब 2867 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। हटा में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इससे नगरवासियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि अन्य जिले महानगरों से लगातार मजदूरों की घर वापसी हो रही है। हालांकि जो नाकों पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन कटनी जिला, पन्ना जिला और छतरपुर जिले की जो सीमाएं हैं हटा से लगी हुई हैं। इसे लेकर प्रशासन की पूरी नजर बाहर से आने वाले लोगों पर है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी जांच प्रशासन करवा रहा है। आपको बता दें कि हटा विधायक पीएल दत्तवाई ने हटा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों को पीपीई किट उपलब्ध भी कराई है। और विश्व महामारी कोरोना को लेकर सभी जगह के जहां पर धर्मस्थल बंद हैं, वहीं पर रमजान माह का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हटा एसडीएम राकेश मरकाम और एसडीओपी सरिता उपाध्याय ने भी सभी धार्मिक संगठनों से, धर्मगुरुओं से घर में रहकर इबादत करने की हिदायत दी है। साथ ही अपील की है कि लॉकडाउन की पूरी तरह से पालन करें और जो है नगर में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था व्यापारियों से, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक लोगों से, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लोग सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई देते हैं। पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और वहीं पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। जी सर। चलिए, हटा का सरकारी बुलेटिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये बताइए कि जो सैंपल लिए गए थे, जो भेजे गए, वो कब लिए गए थे और आगे क्या सैंपल लेने की व्यवस्था और कर रहे हैं? सैंपल लिए जा रहे हैं? जी, लगातार ही यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार ही सैंपलिंग की जा रही है। जो जिन मरीजों में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के, उनके जो संदिग्ध मरीज नजर आते हैं, उनके फौरन ही सैंपल लेकर सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजे जाते हैं, जहाँ से 1 या 2 दिन में उनकी रिपोर्ट आती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी कोरोना का मरीज पॉजिटिव नहीं निकला है। आजकल में कोई सैंपल लेके भेजे गए हैं? जी, रोज ही एक या 2 सैंपल जो है वहां से लगातार भेजे जा रहे हैं। आज जो है 4 सैंपल भेजे गए हैं सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिनकी कल या परसों में रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल। यहाँ की स्थिति क्या है? लॉकडाउन का तो भरपूर पालन हो रहा है, आम लोगों के रहन सहन का क्या जो है लोग पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में ही कैद हैं और लोग अपने अपने घरों में। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि रोजमर्रा का सामान मिल रहा है लोगों को? कैद तो है जी। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट खुलता है और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको लेने के लिए लोग घरों से अपने बाहर निकलते हैं। और आपको पता है किराना दुकानों की सूची तैयार की गई है एसडीएम के द्वारा, जो कि घर पर होम डिलीवरी भी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी देने के लिए। अकील जी, आपका और कुछ सवाल पूछ रहे थे? नहीं, बिल्कुल आकिब। और साथ ही साथ वहाँ पर जो लॉकडाउन का जिक्र किया गया है, तो सीमाएं वगैरह जो लगती हैं, किसान जो है वो खरीदी केंद्र तक पहुँच रहे हैं। और विधायक वहाँ की जो रमाबाई है वो उनका क्या है, इस वक्त कहाँ है? देखिए, हटा विधायक पीएल दत्तवाई यहाँ के विधायक हैं और जो रामबाई है वो पथरिया की विधायक हैं। और जो किसान है, किसानों की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडी में जो है किसान पहुंच रहे हैं। और हिनौता साइलो केंद्र पर किसानों का जो साइलो केंद्र बनाया गया है, वहां पर किसानों के मोबाइल में जो मैसेज आते हैं वो अपने मैसेजों को लेकर साइलो केंद्र पर पहुंचते हैं, जिनकी बारी बारी से जो है साइलो केंद्र पर खरीदी की जा रही है। तो दुआई जी भी कुछ आम लोग जो गरीब हैं उनके यहाँ कुछ खाना वाना वितरण करवा रहे हैं? जी, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और जो धार्मिक संगठन है वो अपने अपने स्तर से जनहित की रसोई यहाँ पर जगह जगह पर तैयार की गई है। और लोगों को चिन्हित करके जो यहाँ पर स्लम एरिया है, गरीब हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता है, जो अपने जी भी कुछ कर रहे हैं? आपके विधायक जी भी कुछ कर रहे हैं? जी, हटा विधायक पीएल दत्तवाई सांसद प्रहलाद पटेल के निर्देशन में काम कर रहे हैं। और सांसद प्रहलाद पटेल ने हटा विधानसभा को जो है 30 लाख रुपए की राशि जो है दी है। उन्हीं के माध्यम से जो 10 पीपीई किट हटा सिविल अस्पताल में आई थी और हटा सिविल अस्पताल में जाकर हटा विधायक जी ने वो पीपीई किट डॉक्टरों को प्रदान की है। लेकिन हटा विधायक के द्वारा स्वयं की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी सारी जानकारी देने के लिए। सवाल ही नहीं आकिब ने। चलिए, हमारे साथ में हुए निर्मल जी जिक्र कर रहे थे, आप गला गिला कर जी। अब जो है ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में, यानी कि कोरोना के ग्रहण काल में जो सत्ता का गर्भ है उसमें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार की खदबदाहट भी यहाँ पर राजधानी में नजर आ रही है। और सुनने में आ रहा है कि 4-5 दिन में हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात कि जो दावेदार है वो बहुत सारे हैं, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि कुछ 8 से 10 जो दूसरे खेमे से जिनने सरकार गिराई है उनकी तरफ चले जा रहे हैं। देखिए, इसी का यही मैं कह रहा था कि इसी खदबदाहट में जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है संगठन दोनों माथापच्ची कर रहे हैं, और अब लगभग ऐसा फार्मूला निकाला जा रहा है कि जो करीब आधा दर्जन जो पूर्व मंत्री हैं उनको संगठन में सम्मानजनक पद देकर नवाया जाए और उनको संतुष्ट किया जाए। इसके अलावा जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको भी संगठन में या फिर निगम मंडल में अच्छे पद देकर जो है संतुष्ट किया जाए। तो इसमें सत्ता और संगठन दोनों ही, ये जैसे कि आपने भी बोला कि एक अनार और 100 बीमार की स्थिति यहाँ पर हो गई है, और सरकार या बीजेपी या संघ ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार से इतने बड़े परिवर्तन के बाद, इतनी बड़ी उठापटक करने के बाद किसी प्रकार की किरकिरी हो, असंतोष की खबरें सामने आए, धरना प्रदर्शन हो, सिर्फ टव्वल हो। तो इन सब में कोरोना से एक फाइट तो शिवराज सरकार लड़ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी भारी मशक्कत जो है मंत्रिमंडल विस्तार की भी चल रही है। जी, सरकार बनाने से ज्यादा मशक्कत मंत्रिमंडल बनाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल तमाम जानकारी साझे के लिए। और हीरो की नगरी गणेश जुड़ गए हैं, हीरो की नगरी पन्ना से। पन्ना में एक जो मरीज मिला है गणेश, उसके बाद कोई और मरीज कितने सैंपल भेजे गए थे, इसमें से एक पॉजिटिव आया, और जो पॉजिटिव था ये कैसे संक्रमित हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो पॉजिटिव मरीज मिला है ये मुंबई के धारावी इलाके से आया था, और इसको जैसे ही ये पन्ना की सीमा में प्रवेश किया तो सिमरिया में ही इसको पकड़ लिया गया था, और इसको जो बनौली जो क्वारंटाइन सेंटर था वहां पर रख दिया गया था। उसके बाद उसका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल लेने के बाद जब रिपोर्ट के लिए भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आने के बाद तुरंत ही जिससे वो संपर्क में आया था, जैसे वहाँ का जो स्टाफ था, खाने पीने की व्यवस्था करने वाला स्टाफ था, उसके स्टाफ और उसके जो साथी थे, 5 लोग साथी थे, उनके को टोटल कुल मिला के 10 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 9 लोगों के सैंपल पहले ही निगेटिव आ चुके थे, एक पॉजिटिव आया था, और बाद में जो स्टाफ था, स्टाफ के भी सैंपल लिए गए और उनके भी निगेटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो यह संक्रमित व्यक्ति है पाया गया है, उसकी संक्रमण की चेन टूट चुकी है, और अब संक्रमण का कोई नया खतरा नहीं है। और फिलहाल जो आज सैंपल लिए गए हैं, उन सैंपल टोटल कुल मिला के 10 सैंपल आज लिए गए हैं, और 10 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी तक अगर बात की जाए तो पन्ना जिले में लगभग 234 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 200 करीब सैंपल आ गए हैं, और 15 सैंपल अभी जो है आने बाकी हैं, और कुछ सैंपल जो 4 ऐसे सैंपल थे जिनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। जी गणेश, ये धारावी में क्या करते थे, वहीं रहते थे, कैसे आए थे, क्या वो पन्ना के कहाँ के रहने वाले हैं, उनके परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो सीमा का इलाका है नरैनी है, नरैनी में भी एक व्यक्ति पाया गया था जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उन्हीं का ये साथी था और उनके साथ में ही आया था। तो इसको जो पहले भी रोक लिया गया था सिमरिया में, और जो नरैनी में पॉजिटिव पाया गया था वो निकल आया था, और निकलने के बाद पन्ना आया था, पन्ना से उसको नरैनी भेज दिया गया था। तो जब से जो है प्रशासन ने उस पर एहतियात बरतना शुरू कर दिया था, उसका सैंपल धारावी में, मतलब ये परमानेंट बॉम्बे में रहते हैं? नहीं, ये मजदूर हैं, ये जाते हैं वहाँ पर काम करते थे, और वहाँ पर काम करने के दौरान लॉकडाउन में फंस गए थे, और फिर वहाँ से वापस आए थे। चलो, तो ये लॉकडाउन, ये तो लगता है कि हमें अपने स्वयं के वाहन से या पैदल साइकिल से आ गए थे क्या? नहीं, ये जैसे ही इनको वाहन मिलते गए वैसे ही वाहन से आते गए हैं, कहीं कुछ दूर पैदल आए हैं, कुछ दूर वाहन के, जैसे इनका जुआ लगता गया वो उस साइड से आते गए थे यहाँ पर। और ये जो है हटा से पैदल आए, और पैदल आने के बाद इनको जो है यहाँ पर सीमा क्षेत्र में सिमरिया के पास पकड़ लिया गया था, और इनको जो है बनौली जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर रख दिया गया था। अब कैसी स्थिति इनकी, कितने दिन हो गए? ये 2 दिन हो गए हैं सर। 2 दिन होने के बावजूद भी अब जो इसकी जो चेन थी पूरी चेन टूट गई है, और जो जितने लोग इसके संपर्क में आए थे, जो वहाँ का स्टाफ था बनौली क्वारंटाइन सेंटर का, सभी की जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन जो फिलहाल जो मजदूर आ रहे हैं पन्ना जिले में बाहर से, अभी तक लगभग 17,500 मजदूर जो है बाहर से आ चुके हैं। इनमें से 8 लोग विदेशी भी थे जिनको पहले ही क्वारंटाइन समय पूरा कर चुके हैं वो लोग, उनकी भी रिपोर्ट पूरी निगेटिव आई है। तो इस प्रकार से पन्ना जिले में भी कोई चिंता की बात नहीं है, और जिला प्रशासन लगातार। ये विदेशी कौन थे? आपने कहा विदेशी भी थे, विदेशी कौन थे?
ये पन्ना जिले के ही रहने वाले थे, विदेश में रहते थे। तो ये जो पहला चरण था लॉकडाउन का, उसी चरण में ही पन्ना आ गए थे और इनको जो है होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी। तो ये होम आइसोलेशन रहे हैं और इनकी रिपोर्ट मतलब जो सैंपल लिए गए थे वो सारे सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और वहाँ पर जो माइनिंग होती है वो वहाँ का काम शुरू हो गया है क्या? अभी फिलहाल माइनिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, खाली ये जो पंचायत स्तर के काम हैं तो जिला पंचायत के द्वारा ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के काम कुछ काम शुरू किए गए हैं ताकि जो मजदूर बाहर पड़े हुए हैं उनको जो रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में मिल सके। बाकी अभी जो यहाँ की माइनिंग है जैसे हीरा है, पत्थर है, अभी इनमें काम बंद है, अभी इसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं शुरू हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी। बाकी सामान्य जीवन, क्या दुकानें खुल रही है कुछ कोई पर्टिकुलर टाइम पे? बिल्कुल सामान्य रूप से एक हिसाब से पटरी पर आता जा रहा है। जो रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनको खोलने का समय 10 से 4 बजे तक रखा है जिला प्रशासन ने। साथ ही आटा चक्की है और जैसे और भी जरूरत वाली चीजें हैं उनको सबको जो है गाइडलाइन के अनुसार रखा गया है। और जो जैसे मॉल है और होटल्स है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके हिसाब से ही लोगों के जो है जरूरतमंद चीजों की जो दुकानें हैं उनको खोलने का समय दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद है हमारे साथ जी। दीपक। अरविंद जी, क्या कुछ अपडेट है आज आपके पास? इस पर दीपक यहाँ कई आज चूंकि यहाँ पर राजनीतिक समीकरण ज्यादा इस समय बिल्कुल कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल फीवर है वो प्रदेश पर चढ़ा हुआ है। क्योंकि अभी पहला चरण 5 मंत्री बनाए गए थे, उसमें उसी के चलते अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर होना है, क्योंकि महामारी कोरोना की भी चल रही है, उसी के बीच में ये मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं न कहीं पूरा प्रदेश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के चलते पिछले 24 घंटे की बात करें दीपक, तो इस समय जो बिल्कुल कह सकते हैं मास्टर माइंड है सरकार बनाने के और गिराने के, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ बिल्कुल जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, बर्खास्त विधायक हैं, सस्पेंड विधायक हैं, जो नाम कह सकते हैं विभागीय विधायक हैं, उनका आना जाना बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा के लगा हुआ है। कल देर शाम विश्वास सारंग से लेकर प्रभुराम चौधरी तक उनके यहाँ पर पहुंचे थे। आज खबर ये आ रही है कि जो हरदीप सिंह डंक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, बातचीत उनसे शुरू हो गई है। क्योंकि सारा जो वादा किया गया था नरोत्तम मिश्रा के द्वारा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वादा उन लोगों से किया गया होगा जब वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन उन्होंने थामा था। तो इसी के चलते कोरोना का जो तो संकट चल ही रहा है, उसी के चलते ये सियासी गहमा-गहमी भी प्रदेश में बढ़ गई है। और आज नरोत्तम गृह मंत्री आज पीएचक्यू भी पहुंचे थे। पीएचक्यू पहुंचने के बाद उन्होंने जो शहीद हुए हैं इस कोरोना की लड़ाई में उन्होंने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद ये ऐलान किया है कि जो पुलिसकर्मी पिछले 1-1.5 माह से बराबर कोरोना जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें कोरोना सम्मान भी दिया जाएगा। और साथ में एक ऐलान और भी किया है कि अब अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ी की तो डायल 100 को ये पावर दिए जाएंगे कि वो घर पे जाके उन लोग के खिलाफ मुकदमा कायम कर दे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़े आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और साथ में संबल योजना का भी शुभारंभ किया गया है। उस योजना का शुभारंभ करने से पहले कांग्रेस के सारे जितने भी वरिष्ठ कह सकते हैं जो नेता थे उन्होंने संबल योजना का विरोध किया है। हालांकि पीसी शर्मा ने ये कहा है, जो पूर्व मंत्री हैं उनका कहना यह था कि ये संबल योजना अच्छी योजना है, लेकिन उसमें जो पात्रता है और जो उसका लाभ ले रहे हैं वो भाजपा के लोग ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संबल योजना गरीबों के लिए बनी है, गरीबों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा के शासनकाल में जो भी ऐसी लाभकारी योजनाएं होती हैं, शासन की योजनाएं होती हैं, वो सारा लाभ उन्हें भाजपा के लोगों को मिलता है। इसी के चलते वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस लगाती रही है जी, जबकि भाजपा इसका खंडन करती रही है। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि पहले हम इसकी जांच कराएंगे, फिर योजना को हम आगे देखेंगे। बहरहाल ये पूछना था कि बाकी और भी 4 मंत्री हैं, ऐसा लग रहा है कि 5 अकेले एक मंत्री मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री है, बाकी 4 मंत्री, किसी के पास खाद्य विभाग है, किसी के पास सिंचाई विभाग तो खैर अलग है, इनको प्रभार भी अलग अलग संभागों के दिए गए हैं, किसी की कोई सूचना नहीं है। अरविंद, बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात तुलसीराम सिलावट से हुई थी। जब हम कल उनके यहाँ पहुंचे तो आराम से बैठ के वो तसल्ली से चाय पी रहे थे। उन्हें जरूर जिम्मा है कि जितने भी प्रदेश के जो मजदूर हैं जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं उसे उनका जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। और वो कल जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तो साफ तौर पर उन्होंने कहा भी था कि बहुत सारे मजदूर वो लेकर आ भी रहे हैं। और जब ये कहा गया कि पहले कांग्रेस ने ये कहा है कि सारा खर्चा सरकार कांग्रेस देगी, इसके बाद सरकार ने पत्र जारी किया है, तो वो ज्यादा कुछ बोलने से कतरा रहे थे, क्योंकि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उनके पास ज्यादा इस समय काम नहीं है।
पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो अभी उन्हें जल संसाधन मंत्रालय। अरविंद एक मिनट, हम आपके पास हैं सतीश पवई से जुड़ गए। सतीश पटेल पवई से सतीश पटेल हैं। और सतीश, ये जानना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्टेटस है, कितने लोगों की जांच हुई है, कितने लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, कितने लोग संदिग्ध हैं, कितने क्वारंटाइन हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास पूरी? सर यहाँ पर 172 लोग क्वारंटाइन हैं और 71 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 61 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 60 लोग निगेटिव हैं और एक पॉजिटिव पाया गया है। पिछले 10 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। ये 10 सैंपल हुए हैं जो कल लिए गए। मतलब पन्ना में जो पॉजिटिव पाया गया है वो पवई से ही है? जी, पवई विकासखंड के अंतर्गत सैंपल लिया गया था। जी नहीं, पवई विकासखंड के अंदर वो कहाँ, क्या पवई के रहने वाले हैं वो? वहाँ धारावी माने बॉम्बे मजदूरी करते हैं, हमेशा मजदूरी करने जाते हैं कि अभी गए थे? जी सर, ये सेटरिंग का काम करता है जी। पन्ना जिले के अजयगढ़ का हरदी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। ये मुंबई के धारावी इलाके में रहता था और वहाँ पे सेटरिंग का काम करता था। ये 30 अप्रैल को ये पवई की सिमरिया जो चेक पोस्ट है वहाँ पे आया था। यहाँ पर उसको रोककर उसकी क्वारंटाइन के लिए बनौली छात्रावास में भेजा गया था, जहाँ से उसका सैंपल लिया गया था। और सैंपल लेने जिसकी रिपोर्ट 2 तारीख को आई थी और ये पॉजिटिव पाया गया था। ये इसके परिवार से नहीं मिल पाया था? इसके ये अपने परिवार से, जहाँ अजयगढ़ का जो गांव बताया आपने? ये इसको चेक पोस्ट पर ही रोक लिया गया था, वहीं से क्वारंटाइन में भेज दिया गया। ये किसी के संपर्क में नहीं आया है, ये सीधे क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके साथ जो उसके क्वारंटाइन के जो कर्मचारी थे 10 लोगों को, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। तो उनके भी कल रिपोर्ट आ गई है, वो भी निगेटिव पाए गए। चलिए, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं राशन वगैरह की, वो किस प्रकार से चल रही हैं? दूध या दवा या राशन की जो किनारे की दुकान है वो खुल रही है? जी, लोगों के जो सामान्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनकी दुकानें रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक खुल रही हैं। लगभग 50% मार्केट रोजाना सुबह 11 बजे से 4 बजे तक खुला जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अरविंद अपने साथ हैं, अरविंद भी कुछ बता रहे थे। अरविंद, निश्चित तौर पर जो सवाल किया था कि बाकी आपने तुलसी सिलावट के जी का इंटरव्यू किया, बाकी और लोग कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बाकी कुछ कर रहे हैं। दीपक, साफ तौर पर एक बात और भी समझ में आने की है, जो मीना है कैबिनेट मंत्री जी ने बनाया गया है, साथ में कमल पटेल, शायद अभी ये अपने आप को ये मंत्री पद शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हों कि हमें मंत्री बना दिया गया है। तो साफ बिल्कुल कहीं नहीं कह सकते, ये लोग बिल्कुल सन्नाटे में हैं। दोनों अनुभवी हैं। हाँ, मीना भी राज्य मंत्री रही, कमल पटेल मंत्री रहे हैं। हाँ, मंत्री रहे, इसके बावजूद भी बिल्कुल हलचल इनकी बिल्कुल नहीं है। अगर 4 मंत्री कहें हम, चाहे वो कमल पटेल की बात करें, मीना जी की बात करें, चाहे वो हम गोविंद सिंह जी की बात करें या तुलसी सिलावट की बात करें, तो ये चारों मंत्री बिल्कुल सन्नाटे में है। इस समय इनकी कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही। हालांकि इन्हें कई जगह के प्रभार दिए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत को जो प्रभार दिया गया है वो जरूर सागर में और खुरई में नजर आए थे, तो वहीं तुलसी सिलावट भी मजदूरों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस तरीके से काम करना चाहिए प्रदेश के जो मंत्री है, सिर्फ 5 मंत्री को मौका मिला है, उस प्रकार से काम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ नरोत्तम मिश्रा जरूर ताबड़तोड़ तरीके से कह सकते हैं सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग। अरविंद रुकिए, पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, अमानगंज से हैं। पुष्पेंद्र, पन्ना जिले की तो खबर आ गई, सिर्फ पवई के पास से ही एक पॉजिटिव, लेकिन आपके अमानगंज से कितने सैंपल लिए गए हैं? अमानगंज से अभी तक 34 सैंपल लिए गए हैं, इसमें से 34 की रिपोर्ट आ गई है और 34 निगेटिव पाए गए जी। और अमानगंज में शायद कृषि मंडी भी है, वहाँ खरीदारी हो रही गेहूं की किसानों की? अमानगंज कृषि मंडी में जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई तभी से खरीदी चालू है। किसान अपना अनाज निर्धारित SMS आने के बाद तुरंत लेकर आते हैं और विक्रय करवा रहे हैं। चलिए, और बाकी अनाज अमानगंज में सब अमन चैन है? अमानगंज में सभी अमन चैन है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अमन चैन से हमारा मतलब है, को लेके अमन चैन से मेरा मतलब है किराने की दुकान, सब्जी, दूध, ये सब मिल पा रहा है? जी सर, किराना के लिए 4 बजे से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का समय दिया गया है और दुकानें खुल रही हैं। इसी के साथ ही 43 दुकानों को अधिकृत किया गया है होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी के द्वारा भी इसके अन्य समय में
उनके द्वारा सामग्री पहुंचाई जा रही है। और अमानगंज, क्योंकि पन्ना जिला ग्रीन जोन में है और अमानगंज भी ग्रीन जोन में है, इस कारण कुछ ज्यादा ही ढील भी हो गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी थोड़ी सी देखा जा रहा है कि लापरवाही कुछ दिख रही है, जैसे लोग सोशल डिस्टेंस का पालन वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो पा रहा है। जो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं पंचायत स्तर पर, वहां पर क्योंकि सचिव और शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, तो वह क्योंकि अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नहीं रहते, तो जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें बन रही हैं, वहां भी लापरवाहियां हो रही। चलिए, तमाम जानकारी के लिए पुष्पेंद्र आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अरविंद जी। दीपक, साफ तौर पर एक चीज जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक खबर रोचक आ रही है। रोचक वो ये है कि एक तरफ लोग हैं जो लॉकडाउन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान अपने संस्थानों को खोलने की बात कर रहे हैं और बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके संस्थान कैसे भी खोले जाएं। तो वहीं जो शराब ठेकेदार हैं वो अपनी दुकानें खोलने को तैयार नहीं है। उनका ये तर्क है, वो कहीं भी गले नहीं उतर रहा। उनका तर्क ये है कि कोरोना के चक्कर चलते वो अपने संस्थान नहीं, अपनी दुकानें नहीं खोलना चाहते और साथ तो 2 महीने का उनका जो राजस्व है वो माफ किया जाए, जो टैक्स लगता है वो माफ किया जाए। एक टैक्स की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब ये एक बात कहना कि कोरोना के चलते वो अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। इसी के चलते आज नरोत्तम मिश्रा ने कड़े शब्दों में जितने भी ये लिकर एसोसिएशन है और जो लाइसेंसी ठेकेदार है उनसे ये कहा है कि अगर उन्होंने शासन की बात नहीं मानी, शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि एक तरफ लॉकडाउन में लोग अपने संस्थान खोलना चाहते हैं, अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, तो वहीं जो लिकर के जो एसोसिएट्स है वो साफ तौर पर दुकानें खोलने को तैयार नहीं है। इसके पीछे राज क्या है, रीजन क्या है, ये ना तो सरकार को समझ में आ रहा है, ना ही आम जनता को समझ में आ रहा है कि एक तरफ वो बहुत नंबर 2 से शराब बराबर बेची जा रही है पूरी प्रदेश में। आए समझ में आ रहा है अरविंद जी, पूरी तरह से समझ में यही आ रहा है कि इसका लॉकडाउन का फायदा उठा के 2 महीने की, आप क्या समझ रहे हैं, 2 महीने की जो राजस्व फीस होती है, जो इनकी वो है, जो उनको पैसा देना पड़ता है 2 महीने का, वो लाखों करोड़ों में है। और वो अगर माफ कर दिया गया तो पूरे 2 महीने का फायदा इनको, एक्साइज ड्यूटी जो है वो बहुत लाखों में होती है। और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो स्टॉक था, जो सूत्र निकलकर सामने आ रहे हैं कि अपने पास जो कल जैसे हमने कुछ ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। और आप पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश की क्या पूरे देश की बात करें, तो ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहां पर शराब तस्करी ना हुई हो, पकड़ी ना गई हो। क्योंकि 10% शराब पकड़ी जाती है, बकाया 90% सेल हो गई होगी। तो इनकी संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि इन्होंने सारा जो स्टॉक था, सरकार ने ये भी कहा था कि हम आपका पहले स्टॉक चेक करेंगे, स्टॉक चेक करने के बाद, क्योंकि एक नियम सिस्टम होता है आबकारी विभाग का कि वो स्टॉक चेक किया जाता है, इसके बाद सारा ओपन होता है। तो इनके पास स्टॉक बचा ही नहीं है, पूरा खा गए ये लोग, और इसके बाद टैक्स देना नहीं चाहते क्योंकि ये खा गए कि पी गए। हाँ, ये पीछे की खाए गए, क्योंकि धीरे धीरे सबसे एक्चुअली जो विभाग है बड़ा संवेदन जो काम है, बड़ा संवेदनहीनता का काम है, शराब का काम है। और उनके मन में ऐसी बात कहां से आ गई कि कोरोना के चलते अब वो ये नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता। चलिए अरविंद हमारे साथ सिमरिया जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिमरिया से पीयूष गुप्ता जी जुड़ गए हैं जी। वहां पर सिमरिया में कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, कोई संदिग्ध मिला है, या फिर साथ ही साथ ये और जानेंगे सैंपलिंग कितने लोगों की हुई, कितने लोगों की रिपोर्ट आई है? जी सर, सिमरिया तहसील अंतर्गत बता दूं तो कम से कम 25 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जिसमें सभी 25 रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। लेकिन जो पन्ना जिला का संदिग्ध पहला पाया गया था कोरोना पॉजिटिव मरीज, वो सिमरिया चेक पोस्ट पर ही मिला था। और उससे मिलने के बाद लगातार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ठीक है, वहाँ पर लॉकडाउन का कारण राशन वाशन की दुकानें खुल रही हैं? नहीं, वो पहले पूछो वो पेशेंट है कहाँ, उसको कहाँ भेजा गया है? जबलपुर भेज दिया गया, कहाँ भेजा गया? जो एक पेशेंट है वो, जी सर, उसको जिला चिकित्सालय पन्ना में शिफ्ट कर दिया गया सर। जी पीयूष, वहाँ पर स्टेटस क्या है? वहाँ पर लोग का राशन वाशन सुविधाएं किस प्रकार से मिल रही हैं? किसान जो है वो अनाज लेकर किस तरह से जा रहे हैं? कुछ व्यवस्थाएं वहाँ की? जी सर, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, सिमरिया तहसील अंतर्गत 4 खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं, जो पिछले साल 5 थे। किसानों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 खरीदी केंद्र बढ़ाए। जी बिल्कुल, किसानों के लिए खरीदी की ताकि सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल सके, कोई दिक्कत न हो। राशन बिल्कुल सर, राशन की दुकानें, किराने की दुकानें हो, 10 बजे से 4 बजे तक किराना दुकान खोली जा रही है। और सब्जियों के लिए जो है
7 बजे से 11 बजे तक फल और सब्जियों की ठेले वो लगाए जा रहे हैं सर। चलिए बहुत संजय जुड़ गए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय डोंगर दुबे। संजय, आज आपके पास नगर निगम या और किसी संबंध का कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल दीपक, पहले अगर नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम की हम जिस प्रकार से पहले भी कल भी एक बार चीज निकल के आई थी कि जो पार्षद, अगर पूरे भोपाल के पार्षदों को देखा जाए कहीं फील्ड में देखने को नहीं मिल रही है। दीपक यही देखा जाए तो नगर निगम ने जो अब अपने आप का संभाला है, या नगर निगम के जो कर्मचारी है, एक किचन के भरोसे पे पूरा भोपाल का जो गरीब तबका है उसको खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मात्र एक किचन है नगर निगम का। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या ये नगर निगम के कर्मचारी कितने लोगों को खाना दे पा रहे होंगे। और दीपक, इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि अब कई एनजीओ, पहले कितने किचन थे, अब कितने हैं बचे हैं? पहले कितने किचन थे शुरू में? सर पहले अगर देखा जाए तो नगर निगम के चार किचन चल रहे थे। 4 में से एक तो कोरोना के कारण बंद हो गया, इसका भी कारण सारा कारोबार अब दूसरे किचन पे जो गीतांजलि में चल रहा था वहां पे आ गया था जोन 6 में। सर अब अगर देखा जाए तो मात्र 2 किचन नगर निगम के भोपाल में चल रहे हैं, और ये 2 किचन के भरोसे पूरा भोपाल चल रहा है। क्योंकि न्यू भोपाल में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र एक किचन के भरोसे आता है जो है गीतांजलि में, उसके भरोसे काफी बड़ा क्षेत्र आता है। उस पर भी पूरे लोगों को अगर देखा जाए तो सभी जो कोई क्षेत्र है या जो इस खाने पर डिपेंड है उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। सर इसमें अब जो एनजीओ भी पहले मदद कर रहे थे, कई एनजीओ ने भी काम बंद कर दिया है, और अब कई जगह से इस प्रकार की फोन आ रहे हैं। संजय आपके पास आ रहे हैं, रायसेन से इलियास खान जुड़ गए हैं। रायसेन में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब कितने मामले हो गए हैं इलियास जी? सर रायसेन पे 63 लोग आ चुके हैं अभी तक, मगर रायसेन के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जो पॉजिटिव पहले आए हुए थे वो अब धीरे धीरे करके वो सही हो गए। थोड़ी आपकी आवाज कट के आ रही है इलियास जी, थोड़ी आप अपनी आवाज ठीक करें। वो 63 लोगों का जो मामला है जी 63 लोगों से मामला जो है ना अभी तक पॉजिटिव आए थे। और अभी फिलहाल की कंडीशन में ये रायसेन के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि रायसेन में जो पेशेंट है पॉजिटिव थे वो सही होकर अपने घर आ रहे हैं। अब पिछले 24 घंटे पेशेंट ठीक होके आ गए हैं 20? जी सर 23 पेशेंट अभी तक ठीक होकर आ गए। पिछले 24 घंटे की बात करें अपन, कल 5 पेशेंट कल सही होकर अपने घर गए थे, और 12 पेशेंट आज। तो देखा ही जा रहा है कि रायसेन के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि ज्यादातर पेशेंट। इलियास, तो रायसेन के लिए अच्छी खबर कैसे है? कल ही 4 नए मरीज मिले हैं वहाँ। देखिए 4 मरीज अगर जो वो मिले हैं तो वो कहीं बाहर से नहीं आए, उनको पहले से ही क्वारंटीन किया गया है। जी क्वारंटीन किया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि रायसेन में पेशेंट जो है ना वो बढ़ रहे हो शक के आधार के ऊपर या फैमिली के आधार के ऊपर, फैमिली बैकग्राउंड के आधार के ऊपर उनको पहले से क्वारंटीन किया गया था। उन्हीं में से पेशेंट बढ़ रहे हैं या उन्हीं में से पेशेंट कम हो रहा है। मगर वही वाली बात है कि अब बात देखने को ये आई है, अच्छी बात ये आ रही है कि रायसेन में 63 पेशेंट आए थे, मगर आज की डेट में सही होके और अपने घर लौटने के बाद कुल 41 पेशेंट जो है ना अब बचे हैं, जिसमें 2 पेशेंटों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो रायसेन 3 में से 2 की मौत हो गई। जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र क्या थी? क्या उनको दूसरी बीमारियां थी? देखिए ये अग्रवाल फैमिली के लोग थे, ये टिफिन सेंटर चलाते थे। क्या चलाते थे? टिफिन सेंटर चलाते थे ये। हाँ, लोगों को खाना देते थे। जब इनकी कोरोना से इनकी रिपोर्ट आई और कोरोना से इनकी मृत्यु को पता चला तो रायसेन में बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ये जो अग्रवाल फैमिली टिफिन सेंटर चलाती थी इसलिए पुलिस को खाना भी सप्लाई किया था, और पुलिस इन्हीं का ही खाना खा रही थी। पुलिस के जो जवान रायसेन में जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी वो लोग लगातार इनका ही खाना खा रहे थे। जब ये पता चला कि इसी टिफिन सेंटर से पुलिस को खाना दे रहा, तो पूरे लगभग 67 कोहराम इलियास कोहराम, अभी ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो अग्रवालू है ये कहीं बाहर से आए थे, इनको आखिर हुआ क्यों कोरोना? और साथ में ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ कोरोना पॉजिटिव आने से इनकी डेथ हुई है या इनके साथ कोई और बीमारी इनको पहले से थी? जी नहीं, इनके ऊपर कोई बीमारी नहीं थी,
पहले की जो रिपोर्ट आई है उसकी पहले भाई की जिसका नाम अमित था, उसकी जो रिपोर्ट आई वो रिजेक्ट हो गई थी, मगर जब छोटा भाई की रिपोर्ट आई तो इनकी कोरोना पॉजिटिव आई और इनको कोई बीमारी नहीं थी, इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बात ये है कहने की कि इनकी जब तबीयत बिगड़ी तो ये हॉस्पिटल नहीं गए और ये अपने घर पे इलाज करते रहे। उसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली में इनके 2 बच्चे, एक 9 साल का, एक 6 साल का बच्चा, इनकी दोनों मृत्युओं की वाइफ, क्योंकि दोनों जो थे जवान लड़के थे, एक की उम्र लगभग 25 साल की और एक की उम्र लगभग 35-40 साल की उम्र थी। इन दोनों की पत्नी इनकी पॉजिटिव आई, इनके पापा पॉजिटिव आए, इनकी मम्मी पॉजिटिव आई, इनके 2 साल, एक 9 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, ये दोनों पॉजिटिव आए, यानी कि कुल मिला ये कि इनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव आई। और इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इनकी हिस्ट्री में ऐसा कहीं पर भी कोई नहीं दिख रहा था कि ये किससे मिले। हाँ, अगर थोड़ा सा एक होता तो इनकी एक बहन की डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई थी, उस हॉस्पिटल की जांच की गई, डॉक्टरों को भी क्वारंटीन किया गया तो वो निगेटिव आए। तो अभी तक ये तो कोई क्लियर पता नहीं चला है कि इन लोगों की जो हिस्ट्री क्या रही है, इनको कोरोना पॉजिटिव ये कहाँ से हुए सर। चलिए धन्यवाद। दोनों लोगों की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जी हाँ, दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और इनका पूरी फैमिली जो है ना वो पॉजिटिव है आज की डेट में। और इनके अच्छी खबर ये आई है कि कल इनके जो पापा थे उनकी रिपोर्ट जो है ना वो निगेटिव आ गई है, जो कि वो भी पॉजिटिव थी। इलियास सर, जो टिफिन पुलिस कर्मियों तक पहुंच रहा था कि वो लोग क्वारंटाइन किए गए थे, उनका समय पूरा हो गया क्वारंटाइन का? जी हाँ, उनकी रिपोर्ट भी आई, वो पूरे निगेटिव आए। उनका क्वारंटाइन में समय भी पूरा हो गया, क्योंकि उनका 18 तारीख से उनको क्वारंटाइन किया गया था, क्योंकि 18 तारीख से इनका खाना बंद हो गया था और 18 और 26 तारीख से इनकी तो इसलिए इन लोगों को है ना 18 तारीख से क्वारंटाइन में जोड़ा जा रहा था और 18 तारीख से अभी तक इनके 14 दिन पूरे हो गए। और इनकी जो रिपोर्ट आई धीरे धीरे करके पहले 24 रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर टोटल रिपोर्ट आई तो सब निगेटिव आई है, एक भी ऐसी कोई रिपोर्ट हो गई। चलिए धन्यवाद आपका इलियास। संजय जी बिल्कुल। संजय जी, आप अपनी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 किचन सेंटर उनके भरोसे पूरे भोपाल में बोल रहे हैं कि असहाय गरीबों को खाना मिल रहा है। निश्चित तौर पे आपकी ये बात गंभीर है, कैसे हो पाता होगा? तो सर, लेकिन अभी मैं वही बता रहा था कि जब अगर पूरे भोपाल में अभी अगर देखा जाए तो कहीं जो है जहाँ पे लोगों के फोन आ रहे हैं वहाँ पे रियली आज भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उनके साथ अब कई एनजीओज ने भी अपना जो भोजन देने का वितरण करने का काम कर रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया है। सर, आज अगर देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर पड़ रही है तो अब ये जो जब तक काम शुरू नहीं होता है या लोगों के पास रोजगार नहीं होता है तब तक अब ये भोजन या इनका पेट कैसे भरेगा ये देखना होगा। सर, सरकार कह जरूर रही है कि हम शासन के सरकारी दुकानों से इन्हें राशन दे रहे हैं, लेकिन वही कि राशन 5 किलो का अनाज कब तक खाएगा आदमी, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सर, इसी के अंतर्गत एक चीज अभी एक नई पहल जो हुई है राजधानी में कि गुजराती समाज द्वारा एक गांव को इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कि जिस गांव में जो दूसरों के भरोसे रहे हैं उससे उसी गांव को एक बार जो यहाँ का गुजराती समाज है उनने गोद लेने की एक पहल जरूर शुरू की है कि वो अपने जो संगठन के द्वारा 2 गांव को गोद लेंगे, जिसमें से 120 परिवारों का पालन पोषण कर सकेंगे, जिसमें आने वाले समय में उनको जो अनाज की और दवाइयों की और जो अन्य आवश्यकता है उसको भी पूरा करेंगे। सर, अगर इसी प्रकार के कई समाज अगर सामने आते हैं या कोई बड़े उद्योगपति जो ग्रामीण क्षेत्र है या स्लम एरिया को अगर इस प्रकार की कोई सहायता देते हैं तो आने वाले समय में जरूर प्रदेश की इस राजधानी को भी और इन गरीबों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, नहीं तो नगर निगम के भरोसे कई लोगों को अब भूखों ही सोना पड़ने की नौबत आ सकती है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय हो गया है। तमाम जानकारी के लिए और त्रिपाठी जी चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम आपको तहसील जिला स्तर तक की हर एक कोरोना से संबंधित अपडेट देते रहेंगे। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जरूरी खबरों के लिए देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।